नमस्कार। आज हमारे साथ कांग्रेस के पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार गणेश गोदियाल जी हैं। गोदियाल जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। गोदियाल जी, जब कांग्रेस के सारे दिग्गज नेता रणछोड़ दास बने हुए हैं, मतलब वो लोकसभा चुनाव में नहीं उतरे, उससे उतरने से बचे, तो आप किस तरह से अभिमन्यु क्यों बने आप? नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के नेता जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो बने। मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी भी ये मानती है कि युवाओं को मौका देना चाहिए। तो हरिद्वार में हरीश रावत जी ने निश्चित रूप में उनकी राजनीतिक पूंजी है, और उस राजनीतिक पूंजी को देखते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनका जो जिनको टिकट मिला है, उनका परिचय सिर्फ इस रूप में नहीं है कि वो हरीश रावत जी के बेटे हैं, वो कांग्रेस के एक समर्पित कार्यकर्ता भी हैं। तो इसलिए उनको मेहनत कर रहे थे तो उनको टिकट मिला। और ये स्वाभाविक है कि पुराने लोग नए लोगों को मौका देते हैं। जहाँ तक आप टिहरी की बात है, टिहरी में ज्योत सिंह गुंसोला जी एक बहुत ही सुयोग्य प्रत्याशी हैं। विधानसभा का सदस्य रहते हुए उन्होंने अपने सुचिता का जो सुचिता का उन्होंने परिचय दिया, वो सबके सामने है। इसके अलावा वो विधायक रहते हुए अपने क्षेत्र में बड़े लोकप्रिय हैं, पूरे लोकसभा क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। तो दोनों जगह से अच्छे उम्मीदवार मिले। अल्मोड़ा में आप कहेंगे कि प्रदीप टमटा जाना माना स्थापित नाम है, और पहले लोकसभा के सदस्य रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे, विधायक रहे। तो और चौथे सीट की अगर मैं बात करूं तो वहाँ भी नए चेहरे को, एक स्थापित कांग्रेस के नेता को, जिसका कि पूरे कांग्रेस पार्टी में वर्षों से योगदान है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, समर्पित भाव से कार्य समाज के लिए काम करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को टिकट दिया गया है। मैं समझता हूं कि जहां तक टिकट की बात है, कांग्रेस ने तो पुराना और नया दोनों का बैलेंस करके और अच्छे टिकट दिए हैं। अच्छा, एक बड़ा बड़ा जो परसेप्शन है कांग्रेस को लेकर अभी, कि पहले मनीष खंडूड़ी जी वॉशिंग मशीन में धुलने चले गए, फिर उसके बाद राजेंद्र भंडारी जी रातों रात चले गए, तो इससे आप कांग्रेस को किस रूप में देखते हैं, कि कितना बड़ा झटका है? देखिए, राजनीति धीरे धीरे नई करवट ले रही है। आज का जो वोटर है वो मुझे तो वोट दे देगा, माना उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे वोट दे देगा, लेकिन मैं कहूँ कि मेरे कहने पे किसी दूसरे को वोट दे दे, तो ये आसान नहीं है कि मैं अपने कहने पे किसी दूसरे को वोट दिला सकता हूँ। आदमी का अपना विवेक है कि वो मुझे वोट देना चाहता है या नहीं देना चाहता। तो इसलिए चाहे खंडूड़ी जी गए, चाहे भंडारी जी गए, मेरा ये मानना है कि वोटर अपनी जगह पे है। वोटर अपने वोट का प्रयोग अपने विवेक से करेगा, इनके बोलने से नहीं करेगा। हो सकता है कि जब ये खड़े हों तब वो इनके बारे में विचार करके वोट देगा कि इनको देना है कि नहीं देना है, और इसी प्रकार जब मैं खड़ा हूँ तो मेरे बारे में विचार करेगा वोटर कि गणेश गोदियाल को वोट देना है या नहीं देना है। इनके बोलने से न तो किसी ने देना है और न इनके बोलने से किसी ने नहीं देना है, ऐसा कुछ नहीं है। आज वोटर बड़ा मैच्योर्ड हो गया। लोकतंत्र जिस प्रकार से, हमारा लोकतंत्र एक अच्छी एज की ओर जा रहा है, लोग समझदार हो गए हैं। इस लोकतंत्र में लोग अपने वोट को समझते हैं कि मेरे वोट की कीमत क्या है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि दूसरे के बोलने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बजाय एक माहौल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये एक अभियान चलाया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता सब हमारे पास आ जाएं। और मैं आपको एक बात बताऊं, वास्तव में बात यह है, भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि उन्हें सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। तो उन्हें सरकार चलाने के लिए कांग्रेस से नेता आयातित करने पड़ रहे हैं, और संगठन चलाने के लिए कार्यकर्ता आयातित करने पड़ रहे हैं। इस दौर से बीजेपी गुजर रही है। तो बिना कांग्रेस के उनका काम ही नहीं चल रहा है, तो इसलिए वो कांग्रेस पर निर्भर हैं। तो क्या मतलब जैसे कांग्रेस के नेताओं को प्रलोभन दिया जा रहा है, तो क्या कोई कुछ आपको भी हाँ, मिला? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पहले लालच देने के पीछे लगी थी, और उसके बाद जब मैं नहीं माना तो तब ये इनकम टैक्स और ये वो सब इस तरह की हरकतें करने पर उतारू है। अच्छा, अंकिता भंडारी हत्याकांड गढ़वाल के चुनाव में कितना अहम है? और इसके साथ ही मैं एक और सवाल जोड़ रहा हूँ, जिसको सब भूल गए हैं, कि एसटीपी प्लांट में गोपेश्वर वाले में 16 लोगों की मौत हुई थी, और वो ठेकेदार भी बाहर ही था,
और लेकिन उन 16 मौत का कोई सवाल नहीं उठा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कई जगह ये बात कही है अपने भाषणों में, चैनलों में, कई जगह इस बात को मैंने उठाया है कि मैंने ये बात भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके परिप्रेक्ष्य में उठाई कि भाई जब इस उत्तराखंड पर विपत्तियां आई, केदारनाथ में आपदा आई, ये थोड़ा पुरानी बात हो गई, लेकिन फिर भी वो यहाँ के नेता थे, कहीं वो दिखे नहीं। उसके बाद मैं जोशीमठ की अगर बात करूं, वहाँ की आपदा में ये कहीं नहीं दिखे। रैणी की आपदा की मैं बात करूं जिसमें 200 से ऊपर लोग मरे, उस आपदा की अगर मैं बात करूं तो ये कहीं नहीं दिखे। इस एसटीपी की जहाँ की आप बात कर रहे हैं, एक कंपनी है, उसकी अगर मैं बात करूं जहाँ एक झटके में 17 लोग मर गए, ये कहीं नहीं दिखे। तो मैंने ये कहा कि भाई उस एसटीपी कंपनी पे जहां सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी, सरकार ने उन्हें सेफ पैसेज दिया निकलने का। मैं आपको बता दूं कैसे दिया। सरकार ने जो एफआईआर दर्ज कराई, पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की, वो एफआईआर उस कंपनी के नाम से नहीं है जिस कंपनी का वो एसटीपी का काम चालू था। एक गोलमोल बात कही गई, ज्वाइंट वेंचर कंपनी। ज्वाइंट वेंचर किसी कंपनी की प्रकृति होती है, उसका 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 वो कैरेक्टर है कि वो ज्वाइंट वेंचर है। ज्वाइंट वेंचर नाम नहीं है, या मतलब ज्वाइंट वेंचर का मतलब ये होता है कि 2-3 कंपनियों ने मिलकर एक ठेका ले लिया और ज्वाइंट वेंचर बना दिया उन्होंने। ये एक उसकी प्रकृति है कि वो प्राइवेट लिमिटेड है, सेमी गवर्नमेंट है, पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है, ज्वाइंट वेंचर है, ये प्रकृति हो गई कंपनी की, लेकिन नाम नहीं है। सरकार ने आरोपियों को बचाने के लिए गोलमोल नाम दिया ज्वाइंट वेंचर कंपनी। अब ज्वाइंट वेंचर कंपनी कहाँ ढूंढने जाएगा? कानून के तो बोलते हैं ना कि कानून के आंख बंद होते हैं, नज़र बंद होती है, तो वो कानून कहाँ ढूंढेगा उस ज्वाइंट वेंचर कंपनी को? अगर किसी व्यक्ति का नाम होता, पता होता, उस कंपनी का पता होता कि कहाँ की कंपनी है, कौन है इसका मालिक, मालिक के नाम से दर्ज होता, तो उस मालिक को पकड़ा जाता। अब ढूंढो ज्वाइंट वेंचर कंपनी। तो सरकार ने पहले ही हमारे लोगों की 16-17 लोग जो मरे, 17 लोगों की जान की कीमत पर उन धन्ना सेठों को जो इस उत्तराखंड की पूरी एसटीपी बना रहे हैं, उनको बचाने का काम किया। इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? तो ये जो है हम पहले से बोल रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि आज की बात नहीं, चुनाव तो मैं अब लड़ रहा हूँ और चुनाव लड़ने का फैसला तो मैंने अब किया। लेकिन जब हम चुनाव नहीं लड़ रहे थे, हमने तब भी ये बात उठाई कि जिस प्रकार से अंकिता भंडारी हत्याकांड में सबूतों को नष्ट करने के लिए उस कमरे को तोड़ा गया और उसके बाद ये दिखाया गया कि सरकार बजरंगबली बन गई है, उसी प्रकार चमोली में 17 लोगों की जान लेने वाली एसटीपी कंपनी को बचाने के लिए वहाँ ज्वाइंट वेंचर उसका नाम दिखाया गया। तो सरकारें हर जगह साजिश कर रही हैं अपराधियों को बचाने के लिए। ये हमारी लड़ाई है। आपने अंकिता भंडारी की बात की। अंकिता भंडारी का मुद्दा सिर्फ अंकिता भंडारी तक नहीं है। मैं श्रीनगर के ममता बहुगुणा का केस आपको बताना चाहता हूँ। श्रीनगर में ममता बहुगुणा का केस ऐसा है कि यहाँ के उस क्षेत्र के विधायक ने पुलिस स्टेशन फ़ोन किया कि इसकी इन्वेस्टिगेशन बंद करिए, और बंद हो गई इन्वेस्टिगेशन। क्या किसी जनप्रतिनिधि को या मंत्री को इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन में, जहाँ एक लड़की गुमशुदगी हुई हो, गुम हो गई हो, और संदिग्ध ये हो कि उसके चप्पल गंगा जी के किनारे मिले और ये माना गया हो कि भाई मतलब ये बतलाने की कोशिश हो कि इसने आत्महत्या कर ली, हत्या हो गई, जो भी हो गया, पर पुलिस का काम तो है ना कि इन्वेस्टिगेट करें, उसकी बॉडी ढूंढें, या इस शक पर भी काम करें कि क्या ऐसा तो नहीं कि किन्हीं लोगों ने उसका अपहरण कर दिया और गुमराह करने के लिए चप्पल नदी के किनारे छोड़ गई। ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई लड़की आत्महत्या करने जा रही है और चप्पल साइड में रख देगी तब छलांग मारेगी। जिसको आत्महत्या करनी है वो चप्पल के साथ चला जाएगा। तो ये शक जाहिर करता था, लेकिन वहाँ के विधायक ने पुलिस स्टेशन फ़ोन किया कि भाई इसके तो अंकिता भंडारी इस तरह के जो हमारे तमाम बेटियों के साथ अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों का एक आइकॉन बन गया है कि सरकार किस प्रकार अपराधियों को मदद कर रही है। और चूंकि अंकिता भंडारी इन सब मामलों का आइकॉन बन गया है, तो अंकिता भंडारी निश्चित रूप में इस राज्य का बड़ा मुद्दा है। अच्छा, दो बातें और हैं क्योंकि पौड़ी गढ़वाल सीट को ये माना जाता है कि ये सैनिक बहुल सीट है, तो अग्निवीर मुद्दे पे और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये जो 3 मुद्दे हैं, इन पे क्या स्टैंड है? देखिए, सैनिक बहुल सीट है, ये अच्छी बात है। ये तो हमारे लिए पौड़ी गढ़वाल, चमोली गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और तमाम हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र और उत्तराखंड के बाहों पर ये स्टार्स हैं। हमें माना जाता है कि ये शौर्यशाली लोग हैं, इनके पास शौर्य है, जो सेना में जाना पसंद करते हैं। मैं खुद एक फ़ौजी का नाती हूँ, मेरे दादाजी फ़ौजी थे, एएससी में सर्विस करते थे, तो हमें तो इस पर गर्व है हमें। पर भारतीय जनता पार्टी को आप कह रहे हैं कि सैनिक बहुल है इसलिए उसको बीजेपी के लिए मुफीक माना जाता है उस सीट को। इन्होंने सैनिकों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया मैं आपको बता दूं।
सबसे पहले तो आप OROP पे आ जाइए, 1 रैंक 1 पेंशन। आज तक हमारे पूर्व सैनिक भाइयों को नहीं मिल पाया, वो विसंगतियां आज तक ठीक नहीं हुई। कांग्रेस का जो OROP का फार्मूला था, इन्होंने उसको बिल्कुल किनारे करके, पूरी तरह से किनारे करके उसको, और अपने तरह से नए फार्मूले ले आए। जो नए फार्मूला ले आए, उस फार्मूले के तहत आज तक वो विसंगतियां दूर नहीं हुई। तो पूर्व सैनिक भाइयों के साथ भी इन्होंने भेद किया। दूसरी बात आपको बता दूं मैं कि ये जो अग्निवीर योजना है, अग्निवीर योजना में उन्होंने आगे पूरी भर्ती बंद कर दी। अब हमारे एक साल में एक लोकसभा क्षेत्र को अगर मैं देखूं तो कम से कम 20-25 हज़ार लोग सेनाओं में जाते थे साल भर में। आज पूरे लोकसभा क्षेत्र को आप टोटल कर लीजिए, 150 से ऊपर नहीं होंगे। तो क्या अग्निवीर, बिल्कुल अग्निवीर। अब मैं ये कहता हूं कि क्या कोई सैनिक भाई अगर रिटायर हुआ है या सैनिक है, तो उसकी भी तो ये उम्मीद होगी कि भाई मेरे पिताजी, मेरे दादाजी फौज में थे, मेरे पिताजी फौज में थे, मैं फौज में हूँ, और वंशानुगत क्रम से मैं भी चाहूँगा कि मेरा बेटा फौज में जाए और बड़ी पोजीशन पे जाए। ये चाहेगा ना कोई भी व्यक्ति। लेकिन इन्होंने फौज के दरवाजे बंद कर दिए हमारे लिए। तो इसकी लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी क्या? ये मुद्दा नहीं है क्या? हमने, हमारी सरकार बनने पर राहुल गांधी जी ने ऐलान किया है कि आप हमारी सरकार बनाइए, हम अग्निवीर योजना को समाप्त करके पहले जैसे रेगुलर भर्तियाँ होती थी उसको करेंगे। तो लोगों को चुनना है ये कि भाई लोगों को अग्निवीर योजना चाहिए कि परमानेंट भर्ती चाहिए। परमानेंट भर्ती चाहिए तो उसके लिए कांग्रेस है, अग्निवीर योजना चाहिए तो उसके लिए वर्तमान सरकार है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो अपने दम पे, अपने पैरों पर खड़ा होकर नहीं लड़ रहे हैं इलेक्शन, वो मोदी जी के नाम पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हर जगह मोदी जी का नाम बताते हैं, हर जगह मोदी जी का नाम बताते हैं। तो मोदी जी को लोगों ने 10 साल से देख तो रखा है कि मोदी जी ने क्या किया। ये सब जो मामले में गिन रहा हूँ, ये किसने किया? OROP में विसंगतियों के लिए कौन जवाबदार है? क्या OROP में विसंगतियों के लिए कांग्रेस को जवाबदार ठहराया जा सकता है? हालांकि मोदी जी तो आज भी जो कुछ नहीं हो पा रहा है वो सब के लिए नेहरू जी को जवाबदार ठहराते हैं। बड़ी हास्यास्पद बातें हैं। तो इन हास्यास्पद बातों को जनता के सामने रखकर यथार्थ के दर्शन जब होंगे तो निश्चित रूप में, देखिए भारतीय जनता पार्टी करती क्या है, ये बड़े चालाक, चतुर और ठगने वाली शैली है इनकी। ये मुद्दों पर लोगों का नज़र न पड़े, इसलिए उन मुद्दों से लोगों की नज़र के बीच कोहरा पैदा कर देते हैं, धुंध पैदा कर देते हैं, ताकि लोगों की नज़र उस पर न पड़े। मैं उदाहरण के लिए आपको बोलता हूँ, जब लोगों को महंगाई और ये बेरोजगारी सालती है तो इन्होंने नारा दे दिया अच्छे दिन आने वाले हैं। बिल्कुल, वो धुंध है, वो अच्छे दिन धुंध है, ठीक है। जब वो धुंध कांग्रेस ने छांटी, आम लोगों ने छांटी, मुद्दे फिर दिखने लगे, तो इन्होंने दोबारा एक धुंध फैलाने की कोशिश की कि 2 करोड़ नौकरियां देने वाले हैं। क्या 2 करोड़ नौकरियां दी प्रतिवर्ष? वो धुंध फैलाई इन्होंने, कोहरा फैलाया, और अब कह रहे हैं कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। जो 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की बात करने वाले लोग हैं, वो 2047 तक रहेंगे क्या? तो ठगने की बात है। आप 10 साल सत्ता में रहे, आपने 10 साल में ये कहना चाहिए था कि हमारे देश की आर्थिक प्रगति ये हुई, हमारे देश में बेरोजगारी की दर तब ये थी, आज हमने इतनी कम कर दी। हमारे देश में जो हेल्थ सेंसस है, हेल्थ वेलनेस का सेंसस है, वो हेल्थ वेलनेस का सेंसस पहले ये था, हमारे टाइम तक ये हो गया। ये उन्हें कहना चाहिए, लेकिन ये कुछ बताने के लिए उनके पास है नहीं। बताने के लिए क्या है? और उन्हें बोलना ये चाहिए था कि कांग्रेस के टाइम में 72 रुपये का था डॉलर, जो हल्ला करते थे, आज वो डॉलर हम 50 पे ले आए। ये बोलते, अगर ये इन्होंने अच्छा किया तो ये बोलते कि कांग्रेस के टाइम में विदेशों में काला धन इतने 1000 करोड़ रुपए था, हमने उसको कम करके इतना कर दिया, ख़त्म कर दिया। आज स्थिति ये है, डॉलर मैं समझता हूँ कि 85-86 के ऊपर है डॉलर, और विदेशों में काला धन उस समय जो था उसके 3 गुना है, 3 गुना बढ़ गया है। लाने की तो बात ही छोड़िए, भारत का जो खरा पैसा था, बैंकों का पैसा था, उसको इनके मित्र लोग ललित मोदी और नहीं कितने हैं, एक और मोदी हैं कोई, हाँ नीरव मोदी और एक चौकसी, इनके जो मित्र हैं, जो इनके साथ तमाम सभाओं में देखे गए पहले, वो यहाँ का वाइट पैसा भी बाहर लेके चले गए। तो सवाल ये है कि ये जनता के मुद्दे हैं
जो इनकी जिन पर जनता की नज़र न पड़े, इसलिए ये कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम अच्छे दिन लाएंगे, हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, हम अब कह रहे हैं रामराज। हाँ, मेरा सवाल यही है कि जब रामलला की घर वापसी और जो मोदी की गारंटी, जो एक जिसे आप आवरण या धुंध कह रहे हैं, तो उससे कैसे निपटेंगे? देखिए, वही तो हम कह रहे हैं ना, हम जनता के बीच जाके वही कह रहे हैं। देखिए, अब मैं राम मंदिर की बात करूं। राम मंदिर की हकीकत यह है कि आज से 25-26 साल पहले जब राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, तो राजीव गांधी जी ने उस जगह के ताले खुलवाए। ये सबको पता है, इतिहास में दर्ज है। राजीव गांधी जी ने वहाँ पूजा शुरू करवाई। जो ओरिजिनल मूर्तियाँ थी, जो पौराणिक मूर्तियाँ थी, उनकी पूजा शुरू करवाई। मेरी दृष्टि में वो स्थल जहाँ पर रामलला के पौराणिक मूर्तियों की पूजा होती है, मेरी दृष्टि में वो मंदिर है। मैं उसको कोई दूसरा नाम देना ही नहीं चाहता। मेरे लिए वो मंदिर था, पौराणिक मंदिर था। इन्होंने उसको, आप जानते हैं इतिहास, इन्होंने उसको तोड़वाया और रामलला को घर से बेघर कर दिया। उसके बाद कोर्ट में केस चला। अब कोर्ट का फैसला आ गया तो नया मंदिर बना। अब जब नया मंदिर बना तो उसमें क्या है, उसमें इनकी भूमिका क्या है? मंदिर के लिए, मंदिर बनाने के लिए सहयोग आपने भी किया होगा, मैंने भी किया है, आम लोगों ने किया है, अपनी हैसियत के अनुसार 1 रुपये से लेकर जिसकी जितनी हैसियत थी। मेरी हैसियत 10,000 की थी, मैंने 10,000 मदद की, सहायता की, डोनेशन दिया। इस प्रकार जिसकी जितनी हैसियत थी उसने अपनी हैसियत के अनुसार उसमें हाथ बंटाया। अब इन्होंने उस मुद्दे को कैप्चर कर लिया। जैसे 3 दिन तक वहीं डटे रहे प्रधानमंत्री जी, पूरा टेलीविज़न और मीडिया का फोकस उन्हीं पर रहा कि जैसे यही सब कुछ कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये धुंध फैलाने की कोशिश है। हम देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, धार्मिकता में और धर्मांधता में फ़र्क है। बिल्कुल। हम लोग इस देश के लोगों को धार्मिक बनाना चाहते हैं। बीजेपी के लोग इस देश के लोगों को धर्मांध बनाना चाहते हैं। धर्मांध वो है जो दूसरे के धर्म से नफरत करे और अपने धर्म का प्रदर्शन घमंड के साथ करे। हम वो नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम अपने धर्म का पालन हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में और हमारे जो पूजनीय ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में जो रीति बताई गई है, हम उसके अनुसार अपने धर्म का अनुसरण करें, अपने धर्म का पालन करें। हमारे शास्त्रों में क्या बताया गया है? हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, एयम निज परावेति गणनाम लघुचेतसाम विशाल हृदयानाम वसुधैव कुटुंबकम, ये बताया गया है। हम उसके अनुसार चलते हैं। अब इन्होंने इस 10 साल की राजनीति में इतना तू मैं कर दी कि ये गलत है, वो गलत है, हम ही अच्छे हैं, ये कर दिया। इसलिए ये धर्म के विपरीत आचरण करते हैं। मैंने स्पष्ट कह दिया, ये लोगों को धर्मांध बनाना चाहते हैं, हम लोगों को धार्मिक बनाना चाहते हैं। दीदी बहना और दानी सियाणी की बात होगी, तो उससे आप कैसे निपटेंगे? क्या आपके स्टार प्रचारक आएंगे यहाँ आपकी मदद के लिए? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मोदी जी की गारंटी, कौन सी गारंटी? क्या मोदी जी की ये गारंटी नहीं थी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? ये मोदी जी की गारंटी नहीं थी क्या? तो उस गारंटी के बाद ये जानते हुए भी कि अंकिता भंडारी का हत्यारा उनका एक नेता है और उसको बचाने की कोशिश हो रही है, तो किस बात की गारंटी? ठगने की गारंटी, लोगों को ठगने की गारंटी। देखिए, जिस बार इन्होंने कहा कि विदेश से काला धन मैं लाऊंगा और 15-15 लाख रुपए लोगों के खातों में यूं ही आ जाएंगे, जब उन्होंने ये कहा और उसके बाद कहा कि चुनाव में तो बहुत से जुमले बोले जाते हैं, उसको जुमला बता दिया। तो ये जितनी गारंटियां हैं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये सब इनके लिए जुमले हैं। ये सब ये शब्दों का जाल है, जिस जाल में फंसाकर लोगों से ये वोट लेना चाहते हैं। आज तक यही साबित हुआ कि जो उन्होंने कहा वो सब शब्दों का जाल है और उस जाल में वोटरों को, मतदाताओं को फंसाने की ये चाल है। तो इसलिए लोग अब समझ गए हैं कि भाई वो भी जुमले थे और ये जो तमाम गारंटियां हैं ये भी जुमला है। अगर गारंटी है तो मैं आपके चैनल पे, मुझे उम्मीद है कि आप इसको जैसे मैं कह रहा हूँ उसी तरह प्रसारित करेंगे। अगर गारंटी है तो मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वो जिस दिन उत्तराखंड अब चुनाव प्रचार के लिए आएँ, वो ये कहें कि मुझे शर्मिंदगी है इस बात की कि मैं अंकिता भंडारी के हत्यारों का खुलासा करने के लिए यहाँ की सरकार को नहीं कह पाया और यहाँ की जनता से मैं माफ़ी मांगता हूँ। कहें इस बात को, अच्छा है, कहें, वो कहें इस बात को कि यहाँ
अग्निवीर योजना के चलते उत्तराखंड में तमाम हमारे जो नौजवान युवा हैं उनके सपनों पर कुठाराघात हुआ है। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कहें ना इस बात को, एक ईमानदार आदमी जो काम करते करते अगर कोई गलती हो जाए तो सार्वजनिक रूप से उस गलती को स्वीकार करना भी अच्छी बात है। तो कहें इस बात को, और कहें कि मैं आज ही इन योजनाओं को ख़त्म कर रहा हूँ और रेगुलर भर्ती प्रारंभ करा रहा हूँ। बोलें इस बात को, वो बोलें इस बात को कि 1 महीने के अंदर अंकिता भंडारी के हत्यारों को सज़ा मिल जाएगी और जो तथाकथित वीआईपी है वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। बोलें इस बात को। हम उम्मीद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री जी 2 बार आए और अंकिता भंडारी के मामले में नज़र चुरा के चले गए। किसी की हैसियत है, किसी की हिम्मत है कि कोई उनसे पूछ ले? आप सब समझते हैं कि मीडिया की स्थिति क्या है, जो खास करके जो नेशनल मीडिया है, जो 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 बड़े कॉरपोरेट घरानों के मीडिया हैं, उनकी स्थिति क्या है। अतीत में प्रेमचंद जी ने कहा था कि जो पत्रकार हैं वो स्वतंत्र होने चाहिए, और आज के भौतिक युग में ये बहुत ही कम लोग बचे हैं कि वो स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर सकें। अन्यथा धन्ना सेठ किसी न किसी रूप में पत्रकारों को अपने इर्द गिर्द फांस लेते हैं और वो बेचारे मजबूर हैं आज। तो कांग्रेस हाईकमान आपके समर्थन में कोई रैली के लिए कोई आएगी? देखिए, कांग्रेस हाईकमान भी आएगा, सब आएंगे, पर मैंने अपने लोगों से कहा है कि तुम ही मेरे स्टार प्रचारक हो। कांग्रेस हाईकमान आएगा तो वो हमें एडिशनल सपोर्ट है, लेकिन बाकी हमारे कार्यकर्ता सक्षम हैं कि हम चुनाव को अंजाम तक ले जा सकते हैं। अच्छा, एक गोदेल जी, एक सवाल ये है कि पौड़ी ने बहुत सारे सीएम दिए, बहुत अच्छे सांसद दिए, लेकिन संसद में मैं पीएसआर की रिपोर्ट देख रहा था और मैंने वो लिखा भी है और कई बार कहा भी है कि पिछले 5 साल में हमारे 5 सांसदों ने 268 सवाल पूछे केवल। तो जो पहाड़ के मुद्दे हैं, पहाड़ गायब क्यों हो जाता है लोग? देखिए, लोकतांत्रिक पद्धति में जब कोई व्यक्ति सत्ता में हो तो उससे काम की उम्मीद की जाती है कि ये डिलीवरी करे, विकास करे, डेवलपमेंट करे, और जब उसकी पार्टी या वो व्यक्ति विपक्ष में हो तो तब उससे ये उम्मीद की जाती है कि ये हमारे जो अनसुलझे मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत समय से उत्तराखंड की जो हमारे सांसद रहे हैं, बहुत समय से, खास करके गढ़वाल की मैं बात कर रहा हूँ, एक शून्य बना हुआ है संसद में। गढ़वाल का सांसद कौन है लोगों को पता भी नहीं है कौन सांसद है। अब जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं वर्तमान में बीजेपी की तरफ से, वो क्या सांसद नहीं थे गढ़वाल के? उत्तराखंड से सांसद थे वो। तो उन्होंने क्या क्या मुद्दे उठाए, उन्होंने क्या मुद्दे यहाँ के उठाए, वो उनको बोलना चाहिए। और चूंकि वो सत्ता पक्ष के सांसद थे तो इसलिए उनसे ये उम्मीद की जा रही थी कि वो डिलीवरी करें। मैंने कल परसों सुना कि वो रामनगर को पर्यटन की दृष्टि से कॉर्बेट के होते हुए और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको उनका उदाहरण दे दूं, उनके फेसबुक पे होगा, मैं इतना जानता नहीं कि आज से 7-8 साल पहले का मैं निकाल दूं। उन्होंने एक फेसबुक पे अपने लिखा, सोशल मीडिया पे लिखा कि मैंने धनगढ़ी का पुल स्वीकृत कर दिया है। ठीक है, उस बात को आज 7 साल हो गए। 7 साल से 4 गड्ढे खुदे हुए हैं धनगढ़ी में, हर साल कोई ना कोई मरता है वहाँ बरसात के सीजन में। बड़ा कुख्यात नाला है इस रूप में कि बरसात में कई लोगों की जान खतरे में आ जाती है। 7 साल से 4 गड्ढे खोदे हुए हैं, 4 पिलर आधे हैं, उसके बाद काम बंद हो गया। और मैंने जब पता किया, कई बार मैं वहाँ से बरसात में आते जाते फंसा हूँ, और वहाँ के सोशल मीडिया, वहाँ पर मैंने अपने सोशल मीडिया से बात चलाई कि सरकार इसको देखे, करे, कुछ नहीं। आरोप ये है लोगों का कि वो जो 4 खड्डे खोदे, कुछ करोड़ रुपए उसको ट्रांसफ़र कराए गए उस ठेकेदार से, उससे पैसे कमीशन के रूप में सरकारों के में जो हर्ताकर्ता लोग हैं उन्होंने ले लिए, और उसके बाद जो है वो काम अधूरा पड़ गया और अब कोर्ट में मामला चल रहा है। तो क्या ऐसे ये लोग विकास करेंगे? ये इनका धर्म पैसा बनाना है। आज उनके पास धन की शक्ति है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन हमारे पास विचार की शक्ति है। और मेरा मानना है कि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति विचार की शक्ति है, और हमारे विचार की शक्ति उनकी धन शक्ति पर निश्चित रूप में भारी पड़ेगी। गोदेल जी, एक सवाल ये भी है कि जैसे करण मेहरा हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पिछले 2 साल में उन्होंने संगठनात्मक कुछ किया ही नहीं है, और जब सत्ता से सवाल पूछने वाला ही विपक्ष चुप हो जाता है। 19 विधायक आपके पास भी हैं और उन्होंने जनता के मुद्दों पर चुप्पी साधे रखी है। तो क्या कहीं ना कहीं इसमें फिर कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा? नहीं, मैं आपके इस आरोप से सहमत नहीं हूँ। करण मेहरा ने अध्यक्ष रहते हुए जो कुछ बन सकता है वो सब पार्टी के लिए किया।
संगठन कहाँ बनाया? संगठन देखिए, संगठन भी जो बनाना चाहिए उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन ये ज़रूर है कि भाई हम अब सत्ता में नहीं हैं, तो जब सत्ता में नहीं होते हैं और चुनाव बहुत दूर होते हैं तो संगठन बनाना बहुत टफ होता है। हमारे पास, कांग्रेस के पास निश्चित रूप में चुनौतियां हैं और बेहतर करने की तमाम गुंजाइशें हैं, हम उस पर लगातार लगे हुए हैं। लेकिन ये कहना कि किसी ने कुछ नहीं किया, मैं इस बात को नहीं मानता। सब लोग एकजुट हैं। करण मेहरा का जो रोल है, करण मेहरा जी ने अपना रोल निश्चित रूप में अच्छी तरीके से उस रोल को निभाया है, और बाकी के जो विधायक हैं वो भी अपना रोल निभाते हैं विपक्ष की भूमिका में। मीडिया अलग बात है कि किसको दिखाए किसको नहीं दिखाए। अब ये हालात हैं, आप जैसे कुछ पोर्टल वाले हमारे मीडिया के साथी या सोशल मीडिया के लोग हमें कहीं दिखा दें तो दिखा दें, अन्यथा जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये स्थिति है। क्योंकि मीडिया जो बड़े जो बिजनेस घराने हैं उनके अधीन है, कॉरपोरेट के अधीन है मीडिया। तो अब कॉरपोरेट के अधीन जिस देश का मीडिया होगा, स्वतंत्र मीडिया नहीं होगा, तो कॉरपोरेट सरकार को, केंद्र की सरकार को खुश करने में लगा हुआ है। अच्छा, मैं तो ये है। के परिप्रेक्ष्य में आ रहा हूँ कि दो सवाल एक साथ ही कर रहा हूँ। एक तो पहला सवाल ये है कि जो 2019 का चुनाव था, एक 3 लाख की लीड थी। एक तो उसको कैसे फिलअप करने की सोच रहे हैं, मतलब क्या स्ट्रेटजी है? और दूसरा, बहुत सिंपल सवाल है आपका, बहुत सिंपल जवाब भी है इसका। वो 3 लाख की लीड किसने दी? किसने दी? जनता ने। तो वो 3 लाख की लीड को खत्म करने की ताकत भी जनता में है ना। जनता अर्श पर पहुंचा देती है और जनता फर्श पर ला देती है। ये 3 लाख की लीड चुटकियों में माइनस हो जाएगी और 3 लाख की लीड इधर हो जाएगी चुटकियों में। ये जनता का हक है। अब कोई बीजेपी का कहे या कल मैं कहूँ कि मैं जीत गया, मैं क्या जीत, खाक जीत गया? जो जिताने वाले हैं वो हैं असली। तो 3 लाख की लीड उनकी दी हुई लीड है, और 3 लाख की लीड वापस होने में वक्त नहीं लगता, चुटकी। तो इसलिए ये जो 3 लाख की लीड है, मुझे इसकी बिल्कुल चिंता नहीं है। मैं जनता के मुद्दों को उठा रहा हूँ और ये काम जनता का है कि इस 3 लाख की लीड को कैसे ख़त्म करना है और मुझे कैसे लीड देनी है। ये उनका काम है, ये उनका हक है, और ये उनके अधिकार के तहत मैं उनसे सिर्फ निवेदन करने जाता हूँ कि भाई मुझे आप अपना आशीर्वाद दीजिए। एक आखिरी सवाल कि आप गढ़वाल को लेकर क्या अलग से क्या मुद्दे हैं, मतलब आपदा से लेकर या जो भी आपके? देखिए, विभिन्न, चूँकि हमारा पूरा पहाड़ी भूभाग है, हर एक जगह की स्थितियाँ अलग हैं। चमोली जनपद हमारा सीमांत जनपद है। रुद्रप्रयाग जनपद निश्चित रूप में चमोली से थोड़ा पहले है, लेकिन आपदा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। तो इन सब बातों पर विचार करने के बाद अलग अलग अंचल में अलग अलग प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, उन अलग अलग प्रॉब्लम्स को अलग अलग तरीके से हैंडल करने की आवश्यकता है। अगर हम एक नियम सब के लिए बना देंगे तो मैं समझता हूँ वो उतना प्रभावी नहीं होगा जितना हमें आंचलिक दृष्टि से इस पर विचार करने की आवश्यकता है। ये थे गणेश गोदियाल जी, गढ़वाल लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी।